एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गर्नर और आप देख रहे हैं इस समय भारत 24/7। देश में एक बार फिर कोरोना का कहर बरसा। 1 लाख के पार पहुंचे मामले। 24 घंटे में 28.8% बढ़त। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के डेली मामलों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। शुक्रवार यानी 7 जनवरी 2022 की सुबह तक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामले 28.8% बढ़ गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के बीच पिछले 24 घंटे में 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 302 मरीजों की मौत भी हो गई है। 1 लाख से अधिक मामले सामने आने के बाद भारत में अब तक कोरोना के कुल 3.5 करोड़ मामले केस दर्ज हो चुके हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर लोगों ने की टिप्पणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने को लेकर भाजपाई मुखर है। घटना के विरोध में पुतला दहन व मोमबत्ती जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इस प्रकरण पर बसपा के समर्थक भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। हालांकि वे किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर रहे, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के पंजाब के दौरे के दौरान जो सुरक्षा में चूक हुई है वह अति चिंतनीय है। इस घटना को पूरी गंभीरता से लेकर इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि इसके दोषियों को सजा मिल सके और ऐसी घटना दोबारा ना हो। यह भी लिखा है कि पंजाब आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर इस घटना को लेकर जो राजनीतिक खींचतान, आरोप प्रत्यारोप व राजनीति की जा रही है वह भी उचित नहीं है। घटना के संबंध में राजनीति को विराम देकर इसकी गंभीरता के अनुरूप निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। बसपा के समर्थक व आम जनमानस भी इसी विचारधारा के प्रति रुझान दे रहे हैं। इस ट्वीट के समर्थन में संगीता गुप्ता ने लिखा कि बहन जी, आपने तो दिल जीत लिया। राजनीति अपनी जगह, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान चिंता अपनी जगह। कौशल प्रजापति ने लिखा कि कांग्रेस के नेता पंजाब में प्रधानमंत्री के साथ हुए दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य का उत्सव और उपहास कर रहे हैं। ऐसी सोच किसी भी राष्ट्र के अस्मिता के लिए खतरा है। कांग्रेस का इस तरह जश्न मनाना सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं इस साजिश में कांग्रेस का भी हाथ है। श्रीधर मिश्रा ने लिखा है कि बहन जी, आपका यह ट्वीट बहुजन समाज के लिए असली मतलब को समझाता है। देश को ऐसी राजनीति की जरूरत है। कुलभूषण व्यास ने अपने ट्वीट से सपा को घेरा। लिखा कि अखिलेश बबुआ, अपनी बुआ जी से कुछ सीखो, राजनीति तो होती रहेगी। ठंड ने बढ़ाई दिल्ली समेत कई राज्यों की मुश्किलें। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में अगले कई दिनों तक शीतलहर की संभावना नहीं है, लेकिन ठंड जारी रहेगी। इन सब के बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी रखी है कि आने वाले 3 दिनों तक बारिश कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ा सकती है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिनों तक, उड़ीसा, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 24 घंटे तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, उत्तर भारत और गुजरात में न्यूनतम तापमान नॉर्मल से अधिक रहेगा। इसके अलावा दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान सफदरजंग में 6.5 डिग्री सेल्सियस और पालम में 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के अलर्ट के अनुसार आज यानी 7 से 9 जनवरी के बीच के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है और उसके बाद काफी कमी आएगी। 8 जनवरी को पंजाब में, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं कल ही दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अयोध्या के राम मंदिर के लिए अलीगढ़ में तैयार हुआ 400 किलो का ताला। 26 जनवरी की परेड में शामिल कराना चाहता है ताले को कारीगर।
पूरी दुनिया में राजनीति का केंद्र बना हुआ अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाला ताला अलीगढ़ में तैयार हो चुका है। जितना विशाल और सुंदर अयोध्या का राम मंदिर बनने जा रहा है, उसी के हिसाब से अलीगढ़ में विशालकाय ताला तैयार हो चुका है, जो कि इन दिनों अलीगढ़ की राज्य के कृषि प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बन चुका है। ताले के आकर्षण का केंद्र बनने का कारण उसका वजन और उसका साइज है, क्योंकि यह ताला 400 किलो का है और इसकी लंबाई 10 फीट ऊंची व 6 फीट चौड़ी है। वहीं इस ताले को खोलने वाली चाबी भी 30 किलोग्राम वजनी 4 फीट लंबी तैयार की गई है। ताले को तैयार करने वाले दंपत्ति के अनुसार यह ताला बनने में 1 लाख की लागत लगी है। दरअसल ताला बनाने के हुनर के माहिर ज्वालापुरी गली नंबर 1 के सत्य प्रकाश शर्मा पहले भी कई बड़े ताले चाबी बना चुके हैं। इनका 300 किलो का ताला खूब चर्चा में रहा है। इस रिकॉर्ड को उन्होंने अब 400 किलो का ताला बनाकर तोड़ा है। वह 40 साल से ताला निर्माण से जुड़े हुए हैं। श्री पिताजी का नाम भोजराज शर्मा है और हमारा ये 100 साल से पुराना काम चला आ रहा है और हमने ये ताला जो है अपने हिंदुस्तान का नाम ऑल वर्ल्ड में करने का मेरा विचार था। उसके लिए मैंने ये ताले का मतलब निर्माण किया है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक ताला और बनाया था, वो 300 किलो का था। तो उसमें पूरी ऑल इंडिया की शिकायत आई थी मेरे पास कि ये ताला आपने राम मंदिर के लिए बनाया है। तो मैंने सबसे मना कर दिया था उस समय कि भैया ये तो पार्टी का ताला है, ये तो पार्टी को ही जाएगा और आगे के लिए मैं राम मंदिर के लिए दूसरा ताला का निर्माण करूँगा। तो मैंने इस समय ये हार्ट की पेशेंट होते हुए भी मैंने इस ताले को ये तैयार किया है। इसको क्या इसकी स्पेशलिटी है ताले की? स्पेशलिटी ये है चाबियों से चलता भी है, अपना लगता भी है, सारे प्रोजेक्ट इसमें हैं। तो कितना वेट होगा इसका? वेट लगभग 4 कुंटल का है। आगे और कुछ करने का विचार है आपको? हाँ, आगे अभी इस पर और फिनिशिंग होगी और एक ताला और मैं निर्माण करने जा रहा हूँ मैं, जो ये मोदी जी के वहाँ दिल्ली लगाने का मेरा प्रोग्राम है आने वाली 26 जनवरी, इससे आगे वाली के लिए, क्योंकि अब तो नहीं टाइम दे पाऊँगा मैं इतना। तो आगे वाली 26 जनवरी में परेड के लिए मुझे परमिशन दी जाए और आर्थिक सहायता भी दी जाए थोड़ी सी। तो वैसे मैंने कोशिश पूरी की है। अभी मैंने मोदी जी के लिए भी लेटर डाले हैं, ऑनलाइन भी की हैं और योगी जी के लिए भी। तो तकरीबन कितने दिनों में आपने ताला बना के तैयार किया? ये ताला मुझे हो गए 3 महीने हो गए इसमें। और योगी जी के लिए भी मैंने ऑनलाइन किया है, रजिस्ट्री भी की है और खुद जाकर के वहाँ पर पूरा मैं वो दे के आया हूँ, कागज़ सब यहाँ मैंने जो भी कार्य किए थे और पेपरों। इनके पिता भोजराज शर्मा से ताला निर्माण की कला विरासत में मिली है। इनकी पीढ़ी करीब 100 साल से जुड़े हुए हैं। करीब 65 वर्षीय सत्य प्रकाश मजदूरी पर ताला तैयार करते हैं। उनका कहना है कि कारोबार क्षेत्र में तो काफी पहचान बना ली है, अब तो इस कारोबार को नई पीढ़ी उड़ान दे। अलीगढ़ की पहचान बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाकर तैयार कर दिया है। 6 इंच मोटाई का यह ताला लोहे का है। इसके लिए 2 चाबी तैयार की गई हैं। 4 फीट का ताले का कड़ा है। इसके निर्माण पर 1 लाख रुपए का खर्च आया है। कला व हुनर की सभी ने तारीफ की है। इस कला को निखारने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास की जरूरत है। उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा तो ताले की खूबियां बताने लगी। बोली, आसानी से नहीं टूटेगा, श्री मंदिर अद्भुत बन रहा है, वहाँ की हर चीज अद्भुत होनी चाहिए, इसलिए अलीगढ़ का यह ताला मंदिर के लिए भेंट किया जाएगा। अयोध्या के लिए भेजने से पहले इस ताले में कई बदलाव किए जाएंगे। आयरन का हुड़का, बॉक्स, लिवर को पीतल से तैयार किया जाएगा। ताले की बाड़ी पर स्टील की स्क्रैप सीट लगाई जाएगी। वहीं सत्य प्रकाश का कहना है कि मोदी योगी को पत्राचार करके 26 जनवरी की परेड में ताले को शामिल करने की गुहार लगाई है। एक बार फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने किया कांग्रेस पर हमला। जो लोग 24 घंटे से अपने नेतृत्व में, अपने संगठन के माध्यम से इस बात का जश्न मना रहे थे कि कल पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा भंग हुई, उन लोगों की आज मजबूरन आत्मा जागी है। मात्र ये कह देना कि उन्होंने जानकारी ली 2 बातों का संकेत है। एक, कि देर से जागी ये राजनीतिक आत्मा देख रही थी देश का आक्रोश,
कि देश के प्रधानमंत्री को उनकी सुरक्षा को किस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने खतरों से घेरा। देश भर में आज मंदिर हो अथवा सार्वजनिक स्थल हो, जनता की प्रार्थना, जनता की चिंता को देखकर आज सोनिया जी का ये कथन सामने आया है। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले पंजाब पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अभी थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले पर सुनवाई होनी है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने भी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा आज गृह मंत्रालय के आदेश पर एक टीम भी फिरोजपुर पहुंचने वाली है। यह टीम फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमना के समक्ष मेंशन किया गया था। जानकारी के मुताबिक सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका गुरुवार को दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की सुरक्षा में चूक स्वीकार्य नहीं की जा सकती है। याचिका में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को उचित निर्देश देने, उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है और कहा है कि इस तरह की सुरक्षा चूक स्वीकार्य नहीं की जा सकती। मंदसौर में मौसम ने अचानक करवट ली और रात को लगभग 11 बजे के आसपास बारिश शुरू होने से किसानों की प्याज की उपज भी भीग गई, जिससे किसान नाराज हैं। बारिश से जहां एक तरफ ठंड बढ़ी है तो वहीं मंडी में किसानों की प्याज की उपज भी भीग गई, जिससे किसान नाराज हैं। किसानों का आरोप है कि मंडी प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी की वजह से उनकी फसल भीगी है। ये जो प्याज गीला हुआ है और 2 दिन तक बाहर खड़े रहने के बाद तीसरे दिन आपने अंदर डाला, क्या मांग करते हैं आप शिकायत पर? मांग ये करते हैं कि एक तो टाइम से गेट भी नहीं खुलते, माल उठता भी नहीं है, शाम हो जाती उठते उठते, और रात को गेट खोले उसके बाद इतनी भीड़ हो गई, ट्रैक्टर भी टूट गए उसमें। उसके बाद छपरों में जगह नहीं है, जहाँ छपरे हैं वहाँ व्यापारियों के माल के ढेर लगे हुए हैं, तो किसानों ने बाहर डाले हैं प्याज, सब बिक गए हैं। अब किसान कितनी सुविधा लेके आएगा साथ में? तो ये भी शिकायत है किसानों को, उनको भाव भी सही नहीं मिल रहा है। भाव तो गीला हो गया तो वो व्यापारी वैसे डाउन कर दिया ना भाव, मिलेगा ही नहीं। ये तो सूखा माल है नहीं, गीला माल के हिसाब से भाव डाउन कर दिया। मांग करते हैं आप? मांग क्या करते हैं, जो भाव है उसका वो तो मिलना चाहिए ना, चाहे गीला होगा तो क्या हुआ, सेट तो बनना चाहिए कम से कम, एक सेट और हो प्याज के लिए स्पेशल। जब प्याज की इतनी बड़ी मंडी चल रही है यहाँ पर इतने साल से, तो ये सलंग सेट एक स्पेशल प्याज का होना चाहिए। अब थोड़ा सेट वहाँ है, थोड़ा वहाँ किराना हम जाके डाल रहे कहीं, तो वहाँ पर भी जगह नहीं है, बाहर वाहन की व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं खड़ा रहता। बाहर वाहन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई टोकन सिस्टम नहीं है, बस जो लगे 4-4, 5-5 एक साथ घुस रहे हैं, ट्रैक्टर टूट रहे हैं। रोज जो सुविधा है नहाने धोने की, कोई सुविधा नहीं, नहाने धोने की कोई सुविधा नहीं, केवल सुलभ कॉम्प्लेक्स है वहाँ। यहाँ चाय पीने की मतलब मुँह धोने की सुविधा नहीं, नहाने धोने की बात कर रहे हो। कॉम्प्लेक्स। पुष्कर कहाँ के रहने वाले? काचरिया चंद्रात पिपलिया मंडी के पास। ये प्याज आपका भीगा है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हम बहुत आक्रोश में, हमारे प्याज कम भाव में ले रहे हैं, ये गीला हो गया उससे क्या सूख जाएगा ये तो। जी, ये ऐसे में आप कितने दिन से यहाँ मंडी? यहाँ 4 दिन से खड़े, हम 2 दिन से बाहर खड़े हैं और कल रात को पानी आ गया, तो उसी का पानी आ गया तो किसान मतलब हमारे ये कर रहे हैं, यहाँ भी नीलाम भी कर रहे हैं और छपरों में जाके नीलाम कर, वहाँ भी भाव तोड़ रहे हैं। कल 2200-2300 तक बिका और आज 1500, 800, 200 ऐसे बता रहे हैं। प्याज में आपको इसकी प्रोसेस की है, आगे क्या करना है? उसके लिए अब छपरा चाहिए, सही साइड अब छपरा तो ही नहीं, और जो छपरा है तो उन सेठ लोगों का ही माल पड़ा अंदर, हमारा माल तो है ही नहीं, बाहर ही पड़ा हमारा, तो उनका ही माल जाके प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं हम, हमारा सुविधा चाहिए और क्या। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है आपका? मांगीलाल, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव गुरलेशा। क्या शिकायत है आपकी? या शिकायत के 3 दिन हो गया, कांदा लाया ना, काही सुविधा काहीच कोणी नाही, लाईन ठिकाणा काही कोणी नाही, गेट ठिकाणा 2 लाईना में ट्रैक्टर 3-4 लाइना करी, अरे ट्रैक्टर मुंडा टूटी गया, क्या लाइकी की। रात के समय आप जो है ऐसी ठंड में यहाँ बाहर खड़े रहते हैं और अब जब आपने प्याज अंदर डाला है तो आपका प्याज भीग गया है, ऐसे में आपको कितना क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो अनगंत नुकसान है, तो नुकसान को देखे यहाँ पे। तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से?
कई मांगे हुए सरकार कई दिवस ही और कहीं आई मांग तो पे बोल मुआवजा दे और कहीं मंदसौर कृषि उपज मंडी के सचिव से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हमने पहले ही किसानों को समझा दिया था कि मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट है, अपना माल ट्रॉली में ही रखें, खाली ना करें। सर, किसानों का प्याज जो है अचानक हुई बारिश के चलते भीग गया है। इसमें किसानों ने कहा है कि उनको शेड की प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिली, क्या कहना चाहेंगे? ये मंडी प्रांगण में जितने शेड है सभी उपज किसानों को रखी हुई है और प्याज में जिन कल से हम पूरा दिन से अनाउंस कर रहे हैं कि मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है बरसात हो सकती है, माल अपना जो वाहन में ही रखे, उसके बाद शेड खाली होने के ऊपर ही खाली करें। और अधिकांश लोगों ने मतलब जो है वाहन में माल है, बाकी जो शेड में माल बिक रहा है, कुछ लोगों ने जो खाली कर दिया इसके अलाउंस करने के बावजूद भी उनका भी जो है माल बिक रहा है। और जहाँ तक है तो अभी जो है मौसम विभाग के अनुसार जो है 1-2 दिन का और चेतावनी है, तो हम लगातार समझाई दे रहे हैं। नहीं, बहुत से किसानों का आरोप है सर कि जो शेड बने हुए हैं उसमें व्यापारियों का माल रखा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास में 23 जिन से आते सभी शेडों में माल है, जहाँ शेड खाली है वहाँ सब किसानों का माल रखा है। जी, उनका ये भी कहना है कि 2 दिन से वो खड़े थे और ट्रैक्टर ट्रॉली में प्याज चूंकि एक गीला होता है और लगातार दबे होने की वजह से खराब होने की संभावना रहती है। भैया ये खराब होता है। अब जगह खाली होगा तो खराब मतलब जो जगह होगा तो खाली करवाऊंगा, जहाँ खुले प्रांगण में करवाएंगे और मौसम खराब हो गया है गीला हो जाएगा। इसलिए अगर ट्राली में जो है माल रहे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। उसके बावजूद भी अगर मान लो प्रांगण खाली होने के बावजूद भी जो है अगर कभी खुले होता तो प्रांगण में खाली करवा देते हम, है ना। लेकिन पूरा शेड में माल रखा है, किसानों का माल रखा है और बिक रहा है। सर, किसानों का ये भी कहना है कि टोकन सिस्टम से अगर अंदर नहीं, ऐसा कोई टोकन सिस्टम की ऐसी आवश्यकता अभी साल फिलहाल नहीं पड़ी है। जितना पूरे प्रांगण में माल आता है 150 गाड़ियाँ जो रह जाती है बाहर, उसको जो है समय पे हम जो प्रांगण खाली होता है उसमें ले लेते हैं। सर, अभी भाव क्या मिल रहा है? अभी आज का भाव है कम से कम 2 रुपये से लेके 200 से लेके 2200 रुपये कुंटल तक बिक रहा है प्याज। प्याज की अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट? क्वालिटी क्या है, प्याज जैसी क्वालिटी से ही बिकता है। खुला ऑक्शन होता है, व्यापारियों द्वारा प्रतिस्पर्धा होती है और जो उचित बोली जो जहाँ फर्स्ट बोली लगती है ज़्यादा उसी हाई बोली लगती है, उसी का मतलब जो 3 किया जाता है। और किसान जो स्वतंत्र है अगर उसको पूरा भाव तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है माल जो ठीक बिक रहा है मौसम के देखते हुए। आपका नाम? पर्वत सिंह सुदे, मंडी सचिव मंदसौर। अब विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की बढ़ाई गई सीमा। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं विधानसभा चुनाव में यह सीमा 28 लाख रुपए के स्थान पर 40 लाख रुपए होगी। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को कानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। सरकार का निर्णय चुनाव निकाय द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित है। लोकसभा चुनावों के लिए संशोधित खर्च सीमा अब बड़े राज्यों के लिए 95 लाख रुपए और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपए होगी। पहले यह सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपए और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए थी। विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के लिए संशोधित चुनाव खर्च की सीमा बड़े राज्यों के लिए 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है। आयोग ने कहा कि खर्च की नई सीमा आगामी चुनावों के लिए लागू होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में उम्मीदवार अब नई सीमा के तहत चुनावी खर्च कर सकेंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहा है। मंदसौर में भी लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने बैंड बाजे के साथ एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में एसडीएम, तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और पूरा पुलिस महकमा शामिल था। कोरोना की तीसरी लहर के प्रति जागरूकता के साथ ही नशा मुक्ति के खिलाफ भी इस रैली में लोगों को जागरूक किया गया। सर, पुलिस ने आज एक रैली निकाली है लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करने के लिए, तीसरी लहर के लिए। हाँ जी। तो क्या मानते हैं, पुलिस प्रशासन के इस कदम से लोग मानेंगे या पुलिस को सख्ती करना पड़ेगा? पुलिस को थोड़ी सख्ती तो करना पड़ेगी सर। इस प्रकार के प्रयास तो लोग मानेंगे? वो चालान अगर बनना चालू हुए लोग मानेंगे, और बाकी क्या धीरे धीरे लोग भी जागरूक हो जाएंगे। जिस तरह से आज मंदसौर में कल 4 आए हैं, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह बढ़ रहा है। जैसे लॉकडाउन हो गया दिल्ली में शनिवार रविवार, धीरे धीरे अगर ये बड़ा है प्रकोप तो लोग भी सख्त होंगे। पहले 2 लहर, इससे पहले जो लहर आई बहुत सौ ने अपने को खोया है,
तो उससे लोगों को थोड़ा थोड़ा लगेगा कि नहीं, हम लोग ऑफिस में मास्क लगाना चाहिए, और यही एक विकल्प है जो अपने को बचा सकता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को, यदि आप कहना चाहें कि किस प्रकार से बचा जा सकता है? एक से एक तो इसका मास्क है और एक सैनिटाइजर है और सोशल जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो फॉलो करना पड़ेंगे अपने को। मनीष जैन। देखने में आ रहा है लगातार, जैसे पहले आशंका जाहिर की जा रही थी कि थर्ड वेव आ सकता है, एक तरह से कोविड की थर्ड वेव की दस्तक हो चुकी है, केसेस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए हमारा मेनली फोकस था कि सभी लोग अवेयर हों, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके संबंध में हमने एक डीजे की रैली निकाली थी और साथ ही आम जनता से अपील भी किए थे कि नशे से दूर रहें। नशा मुक्ति अभियान पुलिस के द्वारा वैसे भी चलाया जा रहा है और साथ ही सूदखोरों के संबंध में भी लोगों को आगाह किया गया। कोई यदि सूदखोर है, उनसे वो प्रधान है, तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन मेन हमारा फोकस था कि कोविड की जो आशंका जाहिर की जा रही है और उसके संबंध में लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि शहर सुरक्षित रहे। सर, बैंड वालों का सहारा लेना एक अनोखा तरीका है। जी हाँ, उसमें एक स्लोगन भी तैयार किया है, उसके माध्यम से हम लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। साथ ही उनसे अपील भी कर रहे हैं कि नशा मुक्ति का जो अभियान है इसमें साथ दें, इसको इससे दूर हटें और सूदखोरों के संबंध में जो कार्रवाई है पुलिस की चल रही है, इसमें यदि कोई उनकी शिकायत है तो शिकायत करें। सर, देखने में आ रहा है कि लोग अभी भी मास्क को लेकर आ गए नहीं, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? अभी तो इनको सिर्फ रोको टोको अभियान है और आवश्यकता पड़ने पर लगता है तो जुर्माना भी किया जाएगा, जिसका प्रोविज़न होता है। लेकिन हमारा प्रयास ये पहले ये है कि लोग स्वयं से इसको समझें, इसकी गंभीरता को समझें, स्वयं से अवेयर हों। इसलिए उनको एक तरह से उनको मोटिवेट करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। लगातार जारी रहेगा कैमरा? जी हाँ, ये लगातार जारी रहेगा। जब जब भी ऐसी स्थिति बनेगी कि लोग फिर लापरवाह हो रहे हैं, हम फिर से मैदान में आएंगे, सड़कों में आएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। ठीक है सर, पुलिस प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली है। तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, पुलिस प्रशासन का ये कदम कहाँ तक सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा। पुलिस प्रशासन जितना अपनी तरफ से जितना कोशिश करना चाहिए उतना कर रही है और इस चीज़ से लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। लोग बाग देख रहे हैं कि हाँ, पुलिस लोग मास्क बांट रहे हैं लोगों को, तो इस चीज़ से जागरूकता आएगी। एक और ये भी निकाली है अभी कि नशा नहीं करना चाहिए, तो नशा नहीं करने के लेके और मास्क वगैरह लोग लगा रहे हैं, तो उस चीज़ से अच्छा है, कोरोना कम फैलेगा। मंदसौर में अभी कल ही 4 केसेस आ चुके हैं, तो उससे जागरूकता फैलेगी। आपको पुलिस प्रशासन को समय के हिसाब से सख्ती करना पड़ेगी या लोग ऐसे ही मान जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सख्ती करना पड़ेगी। इस प्रकार से रैली वगैरह पहले भी निकाल चुके हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें कर चुके हैं, उससे लोग बाग नहीं मानते हैं। ये सख्ती करेंगे तभी कोरोना कम फैलेगा। क्या नाम है? पराग आनंद। नई शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया ने संसद में भाजपा सरकार पर किया बड़ा हमला। मॉडल है जहां शराब अलाउ की जा रही है बेचना और एक जहां बैन की हुई है। बैन वाले में गुजरात है, कई और राज्यों के भी नाम लिए गए। यहाँ पे गुजरात में आप राजस्थान बॉर्डर पे चले जाओ, महाराष्ट्र बॉर्डर पे चले जाओ, मध्य प्रदेश बॉर्डर पे चले जाओ, मतलब वहाँ बच्चा बच्चा जानता है किस तरह से इलीगल शराब पूरे गुजरात में जा रही है। आप गुजरात में चले जाओ, इलीगल शराब मिल जाएगी आपको वहाँ पे। तो जो 10,000 करोड़, गुजरात के लोग बताते हैं, मैं तो गुजरात में भी गया पीछे, कि जी 10,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू गुजरात सरकार को मिलना चाहिए था, वो तथाकथित शराबबंदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उनके ठेकेदार कमा रहे हैं, सबके सिस्टम के साथ मिलकर। बिहार में भी बैन है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ने हाल में टिप्पणी की थी, मैं उस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति, जैसा सत्येंद्र जैन जी ने कहा, पिछले 6-7 साल से हमने काफ़ी रिफॉर्म किए उसमें, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। खुलेआम जब 2015 में आए थे तो खुलेआम शराब पीने का बहुत प्रचलन था, कई ऐसे ठेके बंद कराए और साथ साथ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया, पूरे के पूरे अपने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को झोंक के कि कोई भी खड़ा हुआ शराब पीता हुआ मिले, पकड़ लो उसको, उठा लो उसको वहां से। कारों में, झुग्गियों में, पार्कों में, इधर उधर जहां जहां जो शराब पीते मिलता था, ओपन लिकर कंजम्पशन, खूब जबरदस्त तरीके से माहौल बना के चलाया गया। उसका एक छोटा सा एक उदाहरण एक बार मिला मुझे। कोई नोएडा से आए थे तो बोले, यार जानकारी थे
वो किसी जानकार के जानकार थे, उसने मेरे जानकार से पूछा, यार ये दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इतना मुश्किल कर दिया शराब पीना, कार में बैठ के तो शराब पी नहीं सकते, उसके लिए नोएडा जाना पड़ता है। तो बहरहाल, लेकिन कुछ बुनियादी खामियां थी उस पॉलिसी में। कुछ चीज़ों को हमने शुरू में ईमानदार राजनीति की वजह से और कुछ विजन की वजह से, कुछ रिफॉर्म की वजह से, कुछ अच्छे ऑफिसर्स को लगा के उस दौरान में ठीक किया। एक में इसलिए क्योंकि सदन के रिकॉर्ड में भी रहे, क्योंकि काफ़ी पॉलिसी पे चर्चा हुई है अंदर भी और बाहर भी। 15 में हमने एक सिस्टम बनाया सर। ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको 15 से पहले ठेके मिले होते थे कि भाई ये वाला मार्केट तेरा और इससे उगाही ऐसे आएगी, चेन बनी हुई थी और सबकी अपनी सेटिंग थी, कोई किसी को गलत सलत को कोई पकड़ता नहीं था, थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता रहता था। तो 15 में हमने कहा कि नहीं इंस्पेक्टर्स जो है ना, ये इनके परमानेंट नहीं होने चाहिए, इनके जोन हमने रोटेट कर दिया कि भाई सुबह उठ के तुम्हें पता चलेगा कि आज तुम किस जोन में जाओगे चेकिंग करने, और कल सुबह उसमें नहीं जा रहे होगे, कहीं और जा रहे होगे, परसों कहीं और जा रहे होगे। जब तुम एक्साइज इंस्पेक्टर हो तो चारों तरफ चेकिंग करो ना, एक ही जगह का ठेका क्यों लेते हो? केवल उस छोटे से रिफॉर्म से 2015 में हमने कोई बड़े रिफॉर्म नहीं किए थे, हम समझ रहे थे चीज़ों को कि एक्साइज का पूरा वो, लेकिन ये ईमानदारी का एक रिफॉर्म था कि भैया हमें नहीं चाहिए इंस्पेक्टर की पोस्टिंग का, हमें नहीं पैसा चाहिए था। मैं तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ कैसे हुई? पहले पोस्टिंग जोन के हिसाब से होती थी, जिस इलाके में ज़्यादा पैसा उस इलाके का ज़्यादा इंस्पेक्टर खरीदता था लेके पोस्टिंग। हमने कहा बंद किया, रोज़ तुम्हारी पोस्टिंग होगी नई और रोज़ तुम्हारा सबका जगलिंग होती रहेगी, तुमको भी नहीं पता अगले दिन तुम कहाँ जाओगे और हमको भी नहीं पता। उस तरह का सिस्टम बनाया। तो 2014-15 में दिल्ली सरकार का एक्साइज रेवेन्यू था 3400 करोड़ रुपए, और केवल इस ईमानदारी की पॉलिसी की वजह से शराब उतनी बिक रही थी, ऐसा नहीं कि शराब ज्यादा बिकी, केवल उस चोरी को एक छोटे से प्रयोग के रोकने से 3400 करोड़ रुपए से 4238 करोड़ रुपए हो गया अगले साल। सीधे 600 करोड़ रुपए, 838 करोड़ रुपए लगभग सीधे बढ़ गया। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।